हेलो गाइस, दिस इज़ ऋषभ अग्रवाल। मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स ऑफ वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जीएसटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे यहाँ पर। बेसिकली मैं ये बता दूँ कि ये जो वीडियोस रहेंगी, ये सारी वीडियोस में आपको जो भी चैप्टर्स हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे रिवीजन में, उन सारे पॉइंट्स को अपने कवर करेंगे। ये कोई डिटेल वीडियो नहीं होने वाली है, ये शॉर्ट्स वीडियो होने वाली है जो कि सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि किस स्टेट को कितना लिमिट मिलेगा, कब कितना लिमिट होगा, तो जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है अंडर सेक्शन 24। तो ये सारी बातें जो है हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी में हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चैप्टर्स के बारे में बात कर लेंगे। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए जाएंगे यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। आप लोगों को पता है कि जैसे 3 टाइप के लिमिट मिलते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। ये सारे लिमिट मिलते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में 10 लाख अप्लाई होता है, बहुत में 20 होता है, बहुत में 40 होता है। तो किस में कितना होता है हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। आप लोग भी प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में, ताकि आप लोगों को अलग से रिवीजन ना करना पड़े। जस्ट आप ये वीडियो देख लो, आप लोग का हो जाएगा सारा काम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस स्टेट को 10 लगेगा, किसको 20 लगेगा, किसको 40 लगेगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पेशल स्टेट्स कुछ सारे होते हैं, उन स्टेट में भी कुछ डिफरेंट है। किसी को 10 का आएगा, किसी को 20 का आएगा। किसका कितना आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं स्पेशल स्टेट्स में। 4 टाइप के ऐसे स्टेट हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का ही लिमिट अप्लाई होता है। वो कौन कौन से हैं? मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। 4 ऐसे स्टेट हैं जिनमें आपको 10 लाख का लिमिट अप्लाई होगा। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर ये भी आती है, ये जो लिमिट है, अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो भी आपको 10 का ही लिमिट मिलेगा। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी देते हो तो भी आपको 10 लाख का ही लिमिट मिलेगा। ये बात होगी स्पेशल स्टेट्स के कुछ 4 स्टेट के बारे में। अदर भी कुछ स्टेट आते हैं, बट उनमें लिमिट चेंज हो जाएगी थोड़ी। जैसे कि एक स्टेट आता है पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम। शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए आप कुछ भी अपनी एक ट्रिक बना सकते हो, लाइक मैप टू यूएस। एम फॉर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, टी से तेलंगाना, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम। स्टेट में अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपको 20 लाख का लिमिट मिलेगा, और अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो भी आपको 20 लाख का ही लिमिट मिलेगा। सिंपल सी थ्योरी है। स्पेशल स्टेट्स में कुछ 4 टाइप के ऐसे स्टेट होते हैं जिनमें आपको 10 लाख का ही लिमिट मिलेगा, चाहे आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करो या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस भी साथ में दो। लेकिन कुछ अलग से ऐसे भी स्टेट हैं, ये कुछ स्टेट हैं जिनमें आपको 20 लाख का लिमिट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप जो भी अदर स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम,
इनमें अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो उसमें आपको 40 लाख का मिलेगा, और अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो तो आपको 20 लाख का लिमिट मिलेगा। ध्यान देने वाली बात बस यहाँ पर ये है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो 40 लाख, और अगर साथ में सर्विस भी दे रहे हो तो 20 लाख का लिमिट मिलेगा। सिंपल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप एक मेमोनिक बना लो, बहुत इजी हो जाएगा। 4 स्टेट हैं, चारों स्टेट में अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो या साथ में सर्विस भी दे रहे हो तो आपको 10 लाख का ही लिमिट मिलेगा। लेकिन कुछ अदर स्टेट भी हैं जिनका हम लोगों ने बनाया मैप टू यूएस। अगर आपको कुछ और भी लगता है तो आप वो बना लो मैप टू यूएस, जिसमें आपको 20 और 20 का ही मिलेगा। यानी कि 10-10 तो फिक्स है, 20-20 भी फिक्स है, बट जो फिक्स नहीं है वो 40 और 20, यानी कि जितने भी अदर स्टेट हैं, लेकिन इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम। अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपको 40 लाख का मिलेगा, और अगर आप सर्विस भी दे रहे हो साथ में तो आपको 20 लाख का मिलेगा लिमिट। ये सारे के सारे मैं फिर से रिवाइज़ करवा दूँ, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो नवंबर 22 के लिए कवर किए जा रहे हैं। सीए फाइनल, सीए इंटर के स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट कवर करना चाहता हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें जो आपको टर्नओवर यानी एग्रीगेट टर्नओवर जो आपको देखना पड़ता है, इसमें कुछ पॉइंट्स आप हमेशा याद रखना। पहला पॉइंट, सारे के सारे चीज़ यहाँ कवर होंगे, चाहे वो एग्जम्प्ट हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे यहाँ कवर होंगे। इवन इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस भी यहाँ पर कवर होंगे। यानी कि आपका अगर ऐसा कोई टर्नओवर है जो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, आपने एक्सपोर्ट किया है, वो तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ये देखने के लिए कि क्या मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूँ या नहीं हूँ। इसके साथ में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का भी अगर किसी तरह का टर्नओवर है तो उसे भी ऐड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। बट यहाँ पर एक बाइफर्केशन है कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड। कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं कंसीडर करते हैं, चाहे वो अपने को टर्नओवर डिसाइड करने में करना हो, कैलकुलेशन में करना हो, अपने इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं कंसीडर करते हैं। तो एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में और कॉम्पोजिशन चैप्टर में, कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को तो लेना है लेकिन कॉम्पोजिशन में नहीं लेना है। रजिस्ट्रेशन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, कॉम्पोजिशन में नहीं लेना है। रजिस्ट्रेशन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन टर्नओवर डिसाइड करने के लिए लेना है, बट कॉम्पोजिशन में नहीं लेना है, कैलकुलेशन में भी नहीं लेना होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया, वो ये आप लोग को हेल्प करेगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि जब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज़ पर सेक्शन 24। अगर आपने ऐसा कोई सप्लाई कर दिया जो कि रिवर्स चार्ज में आ जाता है तो उस केस में आपको लेना पड़ जाता है। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को आइडिया होंगे, बट मैं यहाँ पर छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, एक और पॉइंट मैं कवर कर लेना चाहता हूँ। अगर ऐसा है कि फॉर एन एग्जांपल किसी एक स्टेट में, फर्स्ट स्टेट में आपने $20 लाख का सप्लाई किया, ये टैक्सेबल सप्लाई है। किसी दूसरे स्टेट में आपने 10 लाख का एग्जेम्प्ट सप्लाई कर दिया, और ये दोनों सप्लाई एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए है। तो इस केस में आपको 40 लाख का जो लिमिट है वो आपको मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई किया है आपने, टैक्सेबल सप्लाई किया है, तो भी आपको 40 लाख का मिल जाएगा। बट
बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, अगर गुड्स के लिए नहीं है, उसमें साथ में सप्लाई और सर्विस भी है, तो उसके इसमें 20 का ही मिलेगा। और अभी आप लोगों को पता भी होगा कि जब हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर डिसाइड करते हैं तो उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी कंसीडर करते हैं। एक और पॉइंट मैं कंसीडर करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज़ हम कुछ ऐसा सप्लाई कर रहे हैं जो कि कॉम्पोजिट सप्लाई है, कॉम्पोजिशन नहीं, कॉम्पोजिट सप्लाई, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई आपने उन्हें पढ़ा होगा। कॉम्पोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो अगर आपका गुड्स है, प्रिंसिपल सप्लाई अगर गुड्स है, तो इसे भी एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स को में माना जाता है। और इस केस में भी आपको 40 लाख का जो लिमिट है वो मिल जाएगा। अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है और उसमें प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो गुड्स है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में मान लिया जाता है, उसमें भी आपको 40 लाख का जो है लिमिट वो मिल जाता है, अगर ये स्पेशल स्टेट में नहीं है तो। आपको ये चेक करना पड़ेगा ये स्पेशल स्टेट है या नहीं है, इस कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूँ, एजेंट से रिलेटेड, एजेंट और जॉब वर्क से रिलेटेड। एजेंट के टर्नओवर में जो प्रिंसिपल का सप्लाई किया हुआ टर्नओवर है वो भी आ जाता है, इवन इफ एजेंट ने अपना इनवॉइस नहीं बनाया हो तो भी। मतलब एजेंट ने किसी कस्टमर को सप्लाई किया गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो उस केस में एजेंट ने जितना भी कस्टमर को गुड्स ट्रांसफ़र किया है वो सारा का सारा टर्नओवर एजेंट में ऐड कर दिया जाएगा, इवन इफ एजेंट अगर अपना इनवॉइस नहीं भी बनाता है तो भी। यानी कि जो भी टर्नओवर होगा, जो भी सपोज़ कीजिए कि एजेंट ने कस्टमर को 40 लाख का गुड्स दिया, तो ये 40 लाख एजेंट के भी टर्नओवर में आएगा, साथ साथ प्रिंसिपल के भी टर्नओवर में आएगा। ये अनडू हार्डशिप है, बट इसे कंसिडर करना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन सेम ऐसा जॉब वर्क में नहीं होता है। अगर एजेंट ने अपना इनवॉइस नहीं भी रेज किया, अगर अपना इनवॉइस रेज कर लेता तो ऑब्वियस सा बात है कि उसके टर्नओवर में ऐड हो जाता है। बट एजेंट ने अगर अपना इनवॉइस नहीं रेज किया, उसने प्रिंसिपल का ही इनवॉइस रेज किया, उसने कस्टमर को सप्लाई किया, तो जितना भी उसने कस्टमर को सप्लाई किया है वो सारा का सारा टर्नओवर एजेंट में तो ऐड होगा ही, प्रिंसिपल में तो ऐड होगा ही, एजेंट में भी वो ऐड हो जाएगा। बट ऐसा जॉब वर्क में नहीं होता है। ठीक है, एक ये पॉइंट जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, इसे कवर कर लेना चाहिए। कुछ पॉइंट्स और भी आते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, जैसे कि सपोज़ करो अगर आप ऐसे गुड्स में डील कर रहे हो जो कि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट ही है वो। अगर एग्जेम्प्ट में एग्जेम्प्ट गुड्स है कोई, उसमें अगर आप उसका सप्लाई कर रहे होते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है एज पर सेक्शन 23, तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है। साथ साथ अगर कोई एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, और उसने अगर किसी तरह का सप्लाई किया, एग्रीकल्चर तो ऑब्वियस बात है कि जीएसटी में नहीं आता है, वो सेक्शन 7 में उसको कंसिडर नहीं किया जाता, सप्लाई नहीं माना जाता है। तो अगर एग्रीकल्चरिस्ट ने किसी तरीके का सप्लाई किया तो उसे भी एग्जेम्प्ट माना जाएगा, उसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। बट यहाँ एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, फॉर एन एग्जाम्पल एग्रीकल्चरिस्ट ने अगर सपोज़ जो गेहूँ होता है वो उसे सप्लाई कर रहा है, बट साथ साथ उसने राइस का भी सप्लाई किया। राइस आपको पता है जो पुडिंग वगैरह होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो टैक्सेबल होता है। तो अगर एग्रीकल्चरिस्ट ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट है, तब तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। बट एग्जेम्प्ट के साथ साथ में, इसके साथ साथ में वो ऐसे प्रोडक्ट में भी डील कर रहा है, ठीक है, जो कि टैक्सेबल है, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तीसरा एक ऐसा भी पॉइंट आता है कि सपोज़ एक लॉयर है,
वो किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दे रहा है। तो इस केस में बिजनेस एंटिटी पे अंडर रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आ जाती है कि बिजनेस एंटिटी उसका टैक्स पे करेगा। तो ऐसे केस में कोई ऐसा लॉयर है या कोई भी ऐसा बंदा है जो कि ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें बिजनेस एंटिटी को ही टैक्स देना पड़ जाता है, इसमें लॉयर को टैक्स देने का काम नहीं है, तो ऐसे केस में यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन लॉयर को नहीं लेना है। तो 3 केस हो गए रजिस्ट्रेशन में। अगर आप किसी ऐसे गुड्स में डील कर रहे हो जो कि कंप्लीट एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, उसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसे काम में डील करता है जिसका सारा का सारा टैक्स का बर्डन सामने वाले पार्टी पे जाता है, यानी आरसीएम में, तो वैसे केस में भी उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। एक और लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डील करना चाहता हूँ, एक शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि जो आपने सीटीपी के बारे में पढ़ा है, सीटीपी क्या होता है? जीएसटीआर 1, 3B, सीटीपी ये दोनों फाइल करेगा, बट एनआरटीपी नहीं करेगा। एनआरटीपी क्या फाइल करेगा? वो जीएसटीआर 5 फाइल करेगा। ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो कि भूल जाते हैं लोग, ऐसे वीडियो में एक साथ मिल जाएगा तो शायद आपको याद भी रह जाएगा। सीटीपी को 1 और 3B फाइल करना पड़ता है, एनआरटीपी को नहीं करना है, उसे जीएसटीआर 5 फाइल करना रहता है। लेकिन हाँ, जीएसटीआर 9 जो होता है, जो एनुअल रिटर्न होता है, उसे ना सीटीपी को फाइल करना है ना एनआरटीपी को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं ये सब, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है। क्विक रिवीजन हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 3 तरह के लिमिट होते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। अब ये देखना है कि किस पर 10 लाख अप्लाई होगा, किस पर 20 लाख अप्लाई होगा, किस पर 40 लाख अप्लाई होगा। तो ऐसे 3 पॉइंट में हम लोग कंसीडर करेंगे। एक ही पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा। सबसे पहला स्पेशल स्टेट्स है। इसमें 4 ऐसे स्टेट हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का ही लिमिट मिलेगा, चाहे वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई गुड्स में हो, चाहे गुड्स के साथ में सर्विस में भी हो, उनको 10-10 का ही मिलेगा। दूसरा, कुछ अदर ऐसे भी स्टेट हैं जिनको हम लोग मैप टू यूएस किया, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ऐसे स्टेट हैं जिसको सिर्फ 20 और 20 का ही लिमिट मिलेगा, ठीक है। और थर्ड, अदर सारे स्टेट, इनके अलावा जो सारे स्टेट आते हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम, एक्चुअली ये हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के, लेकिन इनको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है अदर स्टेट में, और इनके लिए 2 टाइप का लिमिट दिया गया, 40 लाख, 20 लाख। एकदम ईजी है, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख, साथ में 40 लाख, 20 लाख, ठीक है। इन सारे को ऐसा ऐसा लिमिट मिलेगा। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना होता है कि टर्नओवर जो डिसाइड करना है उसमें किन किन आइटम्स को लेना है। तो एग्जाम, टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, इंटरेस्टेड, सारी चीज़ों को लेना रहता है। मेरा मेन फोकस था इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस के लिए, कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस को भी आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में टर्नओवर डिसाइड करते टाइम लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस को। और यहाँ पर एक मुद्दे वाली बात है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेते थे, ये ध्यान रखना है आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन को रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अपने को कंसिडर करना है, अपने को टर्नओवर डिसाइड करने में, बट कॉम्पोजिशन में नहीं लिया जाता है, कॉम्पोजिशन में नहीं लिया जाता है। मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई थी, अगर किसी स्टेट में 20 लाख का टैक्सेबल सप्लाई है सपोज़, और आप दूसरे स्टेट में एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, तो इसके में भी आपको 40 लाख का मिल जाएगा, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि आपका एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए। और अगर सपोज़ किसी भी तरीके से, अगर सपोज़ आप ऐसा मान लो इसमें कि आपने टैक्सेबल सप्लाई यहाँ 40 लाख का किया और यहाँ आपने 10 लाख का किया, तो आपका टोटल मिला कि ये 50 लाख हो जा रहा है। आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स भी है तो यहाँ 40 लाख का ही लिमिट है, आपको तो ये 50 लाख हो जा रहा है, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। बट यहाँ पर एक आपको रिलीफ मिल सकता है कि आपको सिर्फ इसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है, इस स्टेट में आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया है। मैं ऐसे स्लो बता देता हूँ, अगर किसी स्टेट में आपने 20 लाख का आपका टैक्सेबल सप्लाई था, 10 लाख का एग्जाम सप्लाई था, तो पहले तो ये 30 लाख हो रहा था, जो कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में के अंदर में आ रहा था, यानी 40 लाख के अंदर में आ रहा था, तो आपको तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था। बट अब ऐसा हो गया है कि किसी स्टेट में आपने 40 लाख का टैक्सेबल सप्लाई किया और दूसरे स्टेट में आप 10 लाख का कर रहे थे, यानी कि आपका टोटल 50 लाख हो गया, जो कि 40 को क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे केस में इस फर्स्ट वाले स्टेट में तो आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ये श्योर है। बट सेकंड वाले स्टेट में अगर आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, इसीलिए आपको यहाँ पर नहीं भी लेने से चल जाएगा, ठीक है। ये चार स्टेट में आपको 10-10 का करना है, इस स्टेट में आपको 20 और 20 का लेना है,
बाकी जितने सारे स्टेट उनको 40 का मिल जाएगा, 20 का मिलेगा। 40 का कब मिलेगा? 40 का तब मिलेगा जब आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में हो, और अगर आप सर्विस भी दे रहे हो साथ में तो आपको 20 लाख का मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में टर्नओवर डिसाइड करते हैं तो उसमें सब चीज़ों को कवर करते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड लोन एंड एडवांसेस। लेकिन कॉम्पोजिशन के टाइम में ये जो इंटरेस्ट एंड लोन एडवांसेस को कंसिडर नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा, मैंने जो आपको 40 लाख और 10 लाख का बताया, इसमें आपको 10 लाख में कोई ज़रूरी नहीं कि आप लो उसमें रजिस्ट्रेशन। एक मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिट सप्लाई में कि अगर आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो गुड्स है, तो उस केस में आप उसको एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो, मतलब उसकी फ्लेवर में वो आ जाएगा, उसकी कैटेगरी में वो आ जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपको 40 लाख का जो लिमिट है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो गुड्स है तो। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर आपका सर्विस है सपोज प्रिंसिपल सप्लाई, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये तो फिर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा नहीं, तो 40 लाख का नहीं मिलेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा वो किस स्टेट में फॉल कर रहा है, तो 10 लाख या 20 लाख आपको उसके अकॉर्डिंगली इसको कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको एजेंट से रिलेटेड कि एजेंट अगर जो प्रिंसिपल है उसका माल अगर कस्टमर को ट्रांसफ़र कर रहा है और एजेंट अपना बिल नहीं बना रहा है, अपना इन्वॉइस इशू नहीं कर रहा है, वो प्रिंसिपल के इन्वॉइस को ही आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे केस में एजेंट जितना भी कस्टमर को ट्रांसफ़र करेगा, जितना भी सप्लाई करेगा, वो सारा का सारा जो अमाउंट है वो एजेंट के टर्नओवर में भी आएगा, प्रिंसिपल के टर्नओवर में भी आएगा। एजेंट के भी टर्नओवर में आएगा, प्रिंसिपल के भी टर्नओवर में आएगा। ये अनड्यू हार्डशिप है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक आता है सेक्शन 23 जो कि ये बताता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे गुड्स में इन्वॉल्व है जो कि एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो भी आपको नहीं लेना है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के साथ साथ में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट को सप्लाई करना चालू कर दिए जो टैक्सेबल है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। लॉयर हैं, सपोज वो सप्लाई कर रहे हैं, किसी तरह का सर्विस दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को, और ये अंडर आरसीएम में फॉल कर रहा है, यानी कि लॉयर की सारी सर्विस जो है आरसीएम में फॉल कर रही है, या कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी सारी सर्विस आरसीएम में फॉल कर रही है, यानी इसे टैक्स देना ही नहीं है, तो इस केस में इसे भी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, सेक्शन 23 के अकॉर्डिंगली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट मैंने बता रहा था आपको कि अगर सीटीपी है तो वो जीएसटीआर 1 और 3 भी दोनों फाइल करेगा। ऑब्वियस बात है कि जो एडवांस टैक्स है उसे देना होगा, 90 डेज़ का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, एक्सटेंशन 90 डेज़ का हो सकता है। बट एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि अगर सीटीपी ने 180 डेज़ का रजिस्ट्रेशन ले लिया है और उसके बाद भी उसका काम चल रहा है, तो वैसे केस में उसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो सीटीपी जो है जीएसटीआर 1 और 3 भी दोनों फाइल करेगा, एनआरटीपी नहीं करेगा, लेकिन एनआरटीपी को जीएसटीआर 5 फाइल करना होगा। इसे जो आईटीसी, इसे तो सारा आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे जो मिलेगा आईटीसी सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स का ही मिलेगा। जीएसटीआर 9 जो है वो एनुअल रिटर्न होता है, जिसे ना तो सीटीपी को देना है ना एनआरटीपी को देना है। तो ये बहुत ही कॉमन आप बोल लो, या फिर बहुत ही पॉइंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम टाइम में शायद याद नहीं रहते, हम लोग भूल जाते हैं। आप इस वीडियो को देख लोगे तो शायद आपको हेल्प हो जाएगी, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा वीडियो ना देख के लास्ट के भी कुछ पॉइंट्स को देख लो, तो भी आई थिंक कवर हो सकता है आपका। क्योंकि अगर किसी के पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा भी, तो लास्ट में मैंने जो रिवीजन करवाया है आप उसे भी देख लोगे, तो बहुत ईजी है ये। मेरा मेन फोकस इन सारे पर था कि आप लोगों को ये याद हो जाए कि 10 लाख और 10 लाख का लिमिट कहाँ मिलेगा, 20 लाख का लिमिट कहाँ मिलेगा। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो मैं इसी टाइप के और भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको कुछ भी ऐसा पॉइंट्स है जो ऐसा लग रहा है कि इसे कॉपी कर लेना चाहिए, इसे नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप पॉइंट्स के साथ में ही इसे लिखते चले जाएँ, ठीक रहेगा। ओके गाइज़, थैंक यू।